हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जो कि है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सिंगल वीडियो में। तो ऐसे आपको 15 to 20 पार्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पर हम सिंगल वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रेंड्स पॉलिटी के हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ये कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो सीरीज़ को आपको कंटिन्यूसली देखना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप सभी पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, पार्ट 1 ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो होते हैं इनकी नियुक्ति से संबंधित है। राइट, तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ये कहाँ पर किस आर्टिकल में मेंशन है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75। ध्यान रखिए, आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स डिस्कस किया गया है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले हम जो बाकी यहाँ पे ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 76 की। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 76 जो है ना, ये डिस्कस करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में मेंशन है आर्टिकल 76 में। इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास क्या पावर्स होते हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे देने वाली हूँ। राइट, नेक्स्ट बात करें हम आर्टिकल 74 की। तो आर्टिकल 74 में बात किया गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। राइट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए ताकि वो एडवाइस करे प्रेसिडेंट को। राइट, ये दिया गया है आर्टिकल 74 में। और आर्टिकल 75 हमने डिस्कस कर लिया, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। आर्टिकल 72 की बात करें तो आर्टिकल 72 में मेंशन है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राइट, तो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है, राइट, पार्डनिंग पावर्स, ये मेंशन है आर्टिकल 72 में। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल में आर्टिकल 75 को। देखिए, आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात आर्टिकल 75 में की गई है। आर्टिकल 75 स्टेट्स दैट प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। तो अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है कि ये जो अदर मिनिस्टर्स हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको ये अपॉइंट करें। राइट, तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम हर एक क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उनको कवर करेंगे। कंप्लीट वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। देखिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ओके, बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होती है प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो देखिए, टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर अ पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर द लोकसभा और राज्यसभा। तो जो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, जो भी पर्सन है, उनको यहाँ पे ये कंपलसरी होता है कि वो या तो लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो। इफ द अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, दे मस्ट बिकम अ मेंबर विद इन द 6 months। तो अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पे कोई भी हाउस में नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, तो यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, 6 months का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि विद इन 6 months जो है इनको इनमें से या फिर लोकसभा या तो राज्यसभा इनका मेंबर बनना होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही शुड हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स इफ़ ही इज़ मेंबर ऑफ राज्यसभा और कैन बी 25 ईयर्स ऑफ एज इफ़ ही इज़ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो मान लीजिए जो भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो फ्रेंड्स पर्सन है वो अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो उनकी जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वो 30 ईयर्स की होती है, और अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो यहाँ पे मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है ये होती है 25 ईयर्स की। तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है कि आर्टिकल 78 जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं उनको प्रेसिडेंट तक पहुँचाया जाता है। राइट, किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। साथ में आप देखेंगे होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्से होते हैं, और अटॉर्नी जनरल जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बात करें फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये कौन होते हैं? सबसे पहले बात करें इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो इनको अपॉइंट करते हैं फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव के ये पार्ट होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे कंट्री के, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो ये होते हैं फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इनके पास फ्रेंड्स पावर्स क्या होते हैं? तो इनके पास ये पावर होता है कि ये यहाँ पे जो लोकसभा है और राज्यसभा है इनके जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वहाँ पर ये हिस्सा ले सकते हैं। इनके पास राइट टू स्पीक होता है इन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। राइट, बट इनके पास राइट टू वोट नहीं होता है। जो भी लोकसभा एंड राज्यसभा है यहाँ पे राइट टू वोट जो है इनके पास ये पावर नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में फ्रेंड्स इनके पास ये भी पावर होता है कि अगर मान लीजिए जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा एंड राज्यसभा की, तो इसमें भी ये यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में बात करें यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्रेंड्स पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी है तो उसमें भी ये हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सभी इनके पावर्स होते हैं। राइट, आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। और साथ में अगर आपसे ये पूछा जाए, स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिन्होंने लॉन्गेस्ट टर्म के लिए यहाँ पे सर्व किया ये कौन है? तो ये है फ्रेंड्स MC सेटलवर्ड। ठीक है, MC सेटलवर्ड। इन्होंने 13 ईयर्स के लिए इंडिया का यहाँ पे फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल के रूप में इन्होंने वर्क किया है। नेक्स्ट बात करें शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए यहाँ पे किसने वर्क किया है? तो फ्रेंड्स ये हैं सोली सुराब जी। सोली सुराब जी इन्होंने शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में यहाँ पे वर्क किया है। तो ये दोनों नेम्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। रिसेंटली ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होनी चाहिए 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इनसे इससे ज़्यादा ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। आपको ये जो परसेंटेज है ये ध्यान में रखना है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इसके बारे में भी आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है कि 15% ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा से एक्सीड नहीं होना चाहिए जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। राइट, तो ये ध्यान रखिए आप। और इसको जो है ना ये प्रोविज़न आर्टिकल 75 में अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था, जो 91st अमेंडमेंट हुआ था। राइट, 91st अमेंडमेंट 2003, इससे जो है इस प्रोविज़न को इंक्लूड किया गया है इन द आर्टिकल 75। अब का नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। तो यहाँ पे करेंटली कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? ये है फ्रेंड्स टोटल 34 जजेस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनली स्टार्टेड विद अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 जजेस इन 1950, मेकिंग अ टोटल ऑफ 8 जजेस। तो पहले जब ये स्टार्ट हुआ 1950 में सुप्रीम कोर्ट, उस समय फ्रेंड्स टोटल 8 जजेस होते थे। एक होते थे चीफ जस्टिस और उनके साथ 7 जजेस होते थे। फिर यहाँ पे 1978 में क्या हुआ, यहाँ पे जो 7 जजेस हैं या मतलब टोटल 8 जजेस हैं,
ये इंक्रीज़ होके हो गए 18 जजेस। फिर 2009 में ये फर्दर यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं 31 जजेस तक। और रिसेंटली फ्रेंड्स 2019 में जो है ना, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं इनकी स्ट्रेंथ हो गई है 34 जजेस। इसमें से एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 जजेस होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, चीफ जस्टिस को और अदर जजेस जो होते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, इनको कौन अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है और ये प्रोविज़न आर्टिकल 124 में मेंशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी आंसर बताया इसका। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको डबल स्टार कर लेना है। आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, राइट। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस को और अदर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो इनमें से कौन सा पावर है सुप्रीम कोर्ट का, आपको बताना है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में आता है ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिडिक्शन, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस और जुडिशियल रिव्यू। ये तीनों ही पावर्स हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है? फ्रेंड्स, ये मेंशन है आर्टिकल 124 में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 124 में मेंशन है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो चीफ जस्टिस होते हैं और अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको अपॉइंट करा जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रोविजन भी आर्टिकल 124 में है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपोजिशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी आर्टिकल 124 में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पर्सन? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो होती हैं इसमें होते हैं फ्रेंड्स, देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं कि ये नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन है क्या। देखिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, it was a proposed body which would have been responsible for recruitment, appointment and transfer of judicial officers, legal officers and legal employees under the Government of India and in all state government of India. The commission was established by amending the Constitution of India through the 99th Constitution Amendment with the Constitution 99th Amendment Act 2014. तो फ्रेंड्स, ये एक proposed body थी जिसको यहाँ पे इसका मेन जो यहाँ पे काम था ये था रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, लीगल ऑफिसर एंड लीगल एम्प्लॉयज़। तो इसका यहाँ पे नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का ये काम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर T.S. ठाकुर इज़ द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो श्री T.S. ठाकुर हैं ये भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। यहाँ पे साथ में बात करेंगे द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे फ्रेंड्स, ये थे हरिलाल जेकिसुनदास कानिया, H.J. कानिया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, हु सर्व फ्रॉम जनवरी 26, 1950 अंटिल हिज डेथ ऑन November 6, 1951। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं H.J. कानिया। नेक्स्ट, जस्टिस संजीव खन्ना इज़ द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेकिंग ऑफिस ऑन November 11, 2024। तो हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं November 11, 2024 को। इनसे पहले कौन थे 50th चीफ जस्टिस? ये थे फ्रेंड्स D.Y. चंद्रचूड़। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे आपके लिए GK/GS की जो 1 लाइनर की बुक है जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ NCERT नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं।
तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500+ MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा, जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000+ GK GS का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस इन 1983। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। तो यूनियन स्टेट रिलेशंस के लिए 1983 में फ्रेंड्स एस्टैब्लिश किया गया है सरकारिया कमीशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लिवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। तो टैक्सेस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली देखा जाता है। GST से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। मतलब यहाँ पे टैक्स लिवाई यूनियन गवर्नमेंट करता है बट इसे कलेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो इनमें से आप फ्रेंड्स देखिए, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स और सेल्स टैक्स, है ना। तो इनमें से फ्रेंड्स स्टैम्प ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, इन दोनों को जो है गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लेवाई किया जाता है बट कलेक्ट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो देखिए डिटेल में बात करें इसके बारे में तो आर्टिकल 268 to 293 गिवन इन द 12th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है इसको आर्टिकल 268 से लेकर 293 में मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम सर्टेन सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर आप जितने भी टैक्सेस देख रहे हैं फ्रेंड्स ये यूनियन गवर्नमेंट को लिया, मतलब यूनियन गवर्नमेंट इसको लेती है। कौन कौन से हैं? कस्टम्स एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको, जूट, कॉटन, कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, एस्टेट ड्यूटी, सक्सेशन ड्यूटी ऑन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये सभी जो टैक्सेस हैं ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से यहाँ पे इस टैक्स को कलेक्ट करती है? लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, सक्सेशन ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, टैक्स ऑन प्रोफेशन, टैक्स ऑन सेल ऑफ लिकर्स एंड नार्कोटिक सब्सटेंस, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड गैम्बलिंग। ये सभी टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे टैक्सेस लिवाइड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, यानी कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इसे टैक्स लगाती है बट कलेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये भी हमने डिस्कस किया है। स्टैम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स और एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल आइटम्स लाइक एल्कोहल, तो ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब आप देखेंगे टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइंड टू स्टेट्स, इसमें आता है ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट्स। ये सभी टैक्स फ्रेंड्स जो होता है ना ये कलेक्ट किया जाता है बाय यूनियन बट ये असाइन किया जाता है टू स्टेट। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, तो आप कंप्लीटली अच्छे से इस जो पिक्चर है इसे आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और इनको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए टैक्सेस डिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट शेयर्ड, तो यहाँ पे टैक्सेस जो यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी कलेक्ट भी यूनियन गवर्नमेंट करेगी बट इसे शेयर किया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये कौन कौन से टैक्सेस हैं? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, एक्साइज ड्यूटी ऑन आइटम्स अदर देन मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशंस। तो ये सभी जो टैक्स है ये यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, राइट।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी ये टेबल कंप्लीटली अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। आपको बताना है कौन सा टैक्स है जो कि इम्पोज और कलेक्ट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें से स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स और लैंड रेवेन्यू, ये तीनों ही कलेक्ट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो फ्रेंड्स एक टेबल से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच में वितरित किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स का। तो इनमें से आप देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो इनमें से फ्रेंड्स कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड एस्टेट ड्यूटी, इसको यहाँ पे फ्रेंड्स लिवाई एंड कलेक्ट किया जाता है बाय यूनियन गवर्नमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट्स इन एड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। तो कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सहायता अनुदान से संबंधित है। तो आर्टिकल 275 में बताया गया है जो भी ग्रांट्स इन एड दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को बाय यूनियन गवर्नमेंट, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 66 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से फ्रेंड्स रिमूव कर सकता है पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। डिटेल में डिस्कस करें इनके बारे में तो देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल एंड अग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन को पास किया जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा, और जहाँ पे मेजॉरिटी अगर आ जाती है तो इसको जो है फ्रेंड्स पास किया जाता है। नो सच रेजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस at least 14 days notice has been given to the intention to move the resolution. Next question, the term of office of the vice president is as follows. तो आपको वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है, टर्म ऑफ ऑफिस ये बताना है। तो इनका टर्म होता है फ्रेंड्स 5 years का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो उपराष्ट्रपति इनमें से किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल्स जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल 67 में बात किया गया है टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ पर आप देखिए आर्टिकल 67 में बात किया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका टर्म या फिर टेन्योर जो है ये 5 साल का होगा। और इसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 67B में बात किया गया है अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो 14 day नोटिस रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, तो ये आर्टिकल 67 में जो है इन सभी के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द बिलो। तो संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ये लाई करती है इन प्रेसिडेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को से संबंधित है। तो जो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, यानी कि जो क्षमादान शक्ति होती है, इसको आर्टिकल 72 में मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है ये डिस्कस करें। देखिए, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज आउटलाइंड इन आर्टिकल 61, इसको आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, इज कैरिड आउट बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वेर ईदर हाउस कैन इनिशिएट द प्रोसेस रिक्वायरिंग अ स्पेशल मेजॉरिटी of 2/3 of the total membership of the house to pass the impeachment resolution.
तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन को पास किया जाता है इसमें 2/3 मेजॉरिटी जो स्पेशल मेजॉरिटी है ये यहाँ पे नीडेड होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो हमने डिस्कस किया वाइस प्रेसिडेंट के टेन्यूर के बारे में जो कि होता है 5 ईयर्स का। अब बात कर रहे हैं हम प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं फ्रेंड्स, इनका जो टेन्योर होता है ये भी 5 ईयर्स का होता है, इनका भी जो टर्म है ये 5 ईयर्स का होता है। और ये प्रोविजन फ्रेंड्स मेंशन है आर्टिकल 56 में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 61 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेशर ग्रुप्स आर, ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यूनिवर्सल कैरेक्टर की। ओके देखिए डिटेल में बात करें इसके बारे में, तो अ प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स formed to influence public policy and decision making process. राइट, आई होप आपको क्लियर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ग्रुप ट्राइज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ दियर मेंबर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन। तो दबाव समूह निम्नलिखित पर दबाव डालकर अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव इन सभी के ऊपर जो है प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हैं BR अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में, देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसके चेयरमैन थे फ्रेंड्स BR अम्बेडकर जी। एंड वॉज अपॉइंटेड बाय द असेंबली टू राइट इंडियाज़ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 29 अगस्त। तो इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था असेंबली के द्वारा ताकि ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हमारे इंडिया का 29 अगस्त को। अम्बेडकर प्लेड द मोस्ट इफेक्टिव रोल इन प्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज द गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सोसाइटी। He was a renowned public figure, a social reformer, one politician and a jurist. He was given union law portfolio in the first cabinet of independent India. तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी तो जो पहला कैबिनेट था उसमें लॉ जो था, यूनियन लॉ मिनिस्टर जो थे फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो ये दिया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो आप ये ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑन December 11, 1946। इनको December 11, 1946 को अपॉइंट किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई होम। तो भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था MN रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। अगेन डबल स्टार करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो जो हमारा भारत का संविधान है इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा को अंततः संविधान पूरा करने के लिए कितना समय लगा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाया गया है राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है फ्रेंड्स, इसने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया था 2 years 11 months 18 days में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो भारत का संविधान कब से लागू हुआ है। ये लागू हुआ है फ्रेंड्स इनमें से 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्रा come into existence on।
तो आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड्स ये पहला ऐसा स्टेट है जिसको लैंग्वेज के बेस में बनाया गया है, राइट। तो आपको बताना है ये कब एज अ स्टेट फॉर्म हुआ है। तो आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 अक्टूबर 1953 को। और एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया का जो कि पहला स्टेट है जो कि लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था। तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के फ्रेंड्स पहले स्पीकर जो हैं ये थे जी.वी. मावलंकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था इससे इंक्लूड किया गया था सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी है ये घोषित की जा सकती है बाय आर्टिकल 356 और ये डिक्लेयर कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जनरली 3 प्रकार की इमरजेंसी है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल एंड स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है, प्रेसिडेंट रूल को और स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया है और आर्टिकल 360 में मेंशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसर्शन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल डिराइव्ड फ्रॉम। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द का समावेश किससे लिया गया। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें आप ये वर्ड्स देखेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना। तो इन वर्ड्स को जो है कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसको लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कर लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू फॉरेनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। कौन सा मौलिक अधिकार भारत की धरती पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है। तो जनरली जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रेंड्स ये सभी जो इंडियंस को अप्लीकेबल होते हैं, फॉरेनर्स को अप्लीकेबल नहीं होते। बट जो राइट टू लाइफ है ये फॉरेनर के लिए भी अप्लीकेबल है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी हैज़ बीन बोरोड। समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट टू इक्वालिटी इसको लिया गया है फ्रेंड्स ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करें फ्रेंड्स और कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविज़न लिए गए हैं, तो अमेरिका से बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जुडिशियल सिस्टम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, इनको जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये लिया गया, यहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स फेडरल सिस्टम लिया गया। रेसिडुअल पावर्स यहाँ से लिए गए हैं। ये सब क्या होते हैं आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको बस सीरीज़ में बने रहना है। और फ्रेंड्स जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन है, अभी हमने डिस्कस किया है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये भी जो है ना कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ब्रिटेन से अभी हमने डिस्कस किया, राइट टू इक्वालिटी लिया गया है। और फ्रेंड्स ब्रिटेन से ना काफ़ी सारे प्रोविजंस लिए गए हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट स्पीकर के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं ये यहाँ से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये भी यहीं से लिया गया है। और भी जो प्रोविजंस हैं आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने। रशिया से बात करें तो फ्रेंड्स रशिया से लिया गया है, इनमें से 5 ईयर प्लान्स लिया गया यहाँ से। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वहाँ से भी काफ़ी सारे प्रोविज़न लिए गए थे। देन साउथ अफ्रीका से लिया गया फ्रेंड्स, अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। और बात करें हम तो आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अभी आप फिलहाल ये याद रखिए, आगे आने वाले वीडियोस में हम जो डिटेल है मैं आपको बताऊंगी। ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिफाइंस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
तो कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये मेंशन है फ्रेंड्स आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, लोकसभा के जो सदस्य हैं ये कितने समय तक पद पर रहते हैं? तो फ्रेंड्स इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड देन यहाँ पे जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, राइट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इन सभी का टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज, लोकसभा के लिए निर्वाचन हेतु अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है फ्रेंड्स 25 ईयर्स। आपका अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फोर्थ स्टेट इन डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी होती है, और जो फोर्थ स्टेट है यहाँ पे डेमोक्रेसी की, ये होती है मीडिया। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट? तो इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, बट इसे जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और ये अभी एक लीगल राइट बन गया है। ओके, तो ये जो लीगल राइट है ये किस अमेंडमेंट से इसे बनाया गया? तो फ्रेंड्स राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया गया है 44th अमेंडमेंट से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट अभी जो है फ्रेंड्स फिलहाल टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट है? राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू इक्वालिटीज़। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो यहाँ पे फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज, तो आपको बताना है कि जो इंडिया में वोटर्स होते हैं उनकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है। तो मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया ये है 18 ईयर्स, राइट। तो अब देखिए फ्रेंड्स 1951-52 में जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी उस समय 21 ईयर्स यहाँ पे एज रखा गया था लिमिट, बट इसे जो है 1988 में 18 ईयर्स तक डिक्रीज़ किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? तो फ्रेंड्स इस वीडियो का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। देखिए आपको बताना है कि किसी भी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य आयु कितनी होती है। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मेंशन है फ्रेंड्स। मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट जो है ना किसी भी फैक्ट्री और माइन में ये होता है 14 ईयर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से आप डबल स्टार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन बोरोड? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है यानी कि विधि का शासन, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको लिया गया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है। यहाँ से और क्या क्या प्रोविजन लिए गए हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये सभी फ्रेंड्स जो प्रोविजंस है ना इसको लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो ये हो गए आपके टॉप 50 क्वेश्चन जहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको जो सभी क्वेश्चंस है क्लियर हैं और सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अगर आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए पहला टेस्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एज ऑफ फॉलोज। तो आपको बताना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उनका ऑफिस का जो टर्म है, टेन्यूर है, ये कितना होता है। कमेंट करके आंसर बताएं। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है, ये आप बताएं। और नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स ये 3 आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं
और एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको बताना है कि करंट में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है। अगर आपको पता है तो ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स GK GS की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और NCERT नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली PDF और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस GK GS का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है, 500 प्लस MCQs आपके लिए कवर किया गया है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री PDF आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, GK GS की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएंगी और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।